हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थॉरो एनालिसिस करने वाले हैं 6 जनवरी में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो पेपर हुए। काफ़ी बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं एग्जाम अच्छा हुआ, लेकिन काफ़ी बच्चे जो हैं वो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ पैटर्न आ रहे हैं, यानी कि जो हमने पढ़ा है बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं या जो टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं, बच्चों ने रिपोर्ट किया है कि भाई उनसे बिल्कुल अलग भी क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग उस पैटर्न पे सारे लगाने वाले हैं जो जो टॉपिक्स आप सबने रिपोर्ट किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ द पैटर्न है या कुछ बाहर के ही टॉपिक्स जो हैं आ रहे हैं। ये पूरी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में है और अगर आपका भी पेपर होने वाला है तो ये वीडियो जरूर से देखना। ये तो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, नोन जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उनके बेसिस पे, तो वो भी आपके मैं सॉल्व करवा दूंगा विद सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए बिना डिले के आगे बढ़ते हैं और 6 जनवरी को क्या क्या टॉपिक्स आए, कैसा रहा हमारा एग्जाम, उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। उससे पहले भाई ये पेपर उनके मैंने प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप सबको पता होगा। जिनको नहीं पता है भाई तो इनको भी आप रिवाइज कर सकते हो। 10-15 दिन में पेपर उनकी बेसिक जानकारी हो जाएगी। प्लस दिन में 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को देता हूँ। टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, या व्हाट्सएप चैनल से भी अगर टेलीग्राम नहीं है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ऐप है जिसपे हमारे पेड कोर्सेज और पेड टेस्ट सीरीज मिलती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलो मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, अब आगे बढ़ते हैं और पेपर 1 कैसा आया हमारा 6 जनवरी को उसे थोड़ा अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में वही नोन टॉपिक्स हैं, आप सबको पता है मैथ्स का जो सिलेबस है वो डिफाइंड है। तो कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट और परसेंटेज सब कुछ इसके अंदर डाल लो। इसमें मान लो परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आया तो आपके में आ जाएगा। मतलब ये 4-5 टॉपिक हैं जो आपको कवर करने ही करने हैं। तो नथिंग इज न्यू 6 जनवरी को भी, जैसे 3 जनवरी को था वैसे ही यहाँ पे भी है। हायर एजुकेशन की बात करें तो कई एजुकेशन जो है यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट की क्रोनोलॉजी पर आए। तो क्रोनोलॉजी आई एम श्योर आप सबको बहुत डराती होगी। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, 4-5 यूनिवर्सिटीज के नाम दिए हैं, पूछा जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्टैब्लिश हुई, कौन सी यूनिवर्सिटी बाद में स्टैब्लिश हुई। इस प्रकार के क्रोनोलॉजी के कई सवाल जो है देखे गए शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को मिला करके। तो भाई मेरी बात यहाँ ध्यान से सुन लो, क्रोनोलॉजी आप नहीं याद कर सकते हो, आप जितनी कोशिश कर लो, भले कोई वीडियो देख लो, भले कुछ कोई लिस्ट आपको कहीं से मिल जाए, कहीं से पढ़ लो, भाई सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, क्रोनोलॉजी याद करने बैठोगे तो फिर याद ही करते रह जाओगे। हाँ, अगर हो सकता है कुछ पढ़ लिया हो इत्तेफाक से और इत्तेफाक से फंस गया हो तो बस वही हो सकता है, उसके अलावा प्लान्ड इसकी प्रेपरेशन नहीं हो सकती है। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस का, या जो आउट ऑफ द पैटर्न क्वेश्चंस आए हैं सबको मिला करके अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन ओपन यूनिवर्सिटीज था। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको अच्छा करना ही है। इसके अलावा वुड्स डिस्पैच और हंटर कमीशन से भी जो है क्वेश्चंस बने। तो जैसा आपको पता है ब्रिटिश एजुकेशन, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आजकल बन रहे हैं, है ना। आईसीटी की बात करें तो एक नया क्वेश्चन आया कि एंड्रॉइड किस कंपनी ने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है कि गूगल ने किया है या क्या किया है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सोल्यूशन की बात नहीं बात करूंगा क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता कि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, है ना। मेमोरी बेस्ड के आधार पे है कि एंड्रॉइड सिस्टम किसने बनाया, इसके ऊपर क्वेश्चन है। हालांकि एंड्रॉइड इज प्रोवाइडेड बाय गूगल, मुझे लगता है काफी बच्चों को पता होगा क्योंकि जब भी आप अपना एंड्रॉइड फोन टर्न ऑन करते हो तो उसमें ऊपर ऊपर लिख के भी आता है एंड्रॉइड बाय गूगल, है ना। तो उसी से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि गूगल वालों ने ही एंड्रॉइड को बनाया। खैर एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, क्या इसके पीछे हिस्ट्री है, उसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। बट अगेन ये भी वन ऑफ द टॉपिक्स है जो कि एक आउट ऑफ द पैटर्न है। एंड्रॉइड क्या है, किसने बनाया, इस पे कभी भी क्वेश्चन जो है नहीं बन के आया। इसके अलावा जो टॉपिक्स बहुत फेमस है आईसीटी में, जैसे नंबर सिस्टम कन्वर्जन आया, एक्सेल शीट से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टोरेज की रैंकिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, है ना। इसके अलावा इंटरनेट के कुछ साइबर अटैक्स की हम लोगों ने बात करी है, फिशिंग क्या होता है, स्पैमिंग क्या होता है ना। तो ये सबसे जो है क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन फिशिंग से बन करके आया जो कि आम टॉपिक है, इजी भी है और हम सब ने पढ़ा भी हुआ है। इसके अलावा पीपल एनवायरनमेंट की बात करें तो वाटर पोल्यूशन सेक्शन से काफी क्वेश्चन देखे गए, जैसे पीएच वैल्यू क्या होता है, इससे क्वेश्चन बना है। यूट्रोफिक ओलिगोट्रोफिक से क्वेश्चन बना है। वाटर टर्बिडिटी, वाटर टर्बिडिटी जो है एक तरीके से वाटर कितना क्लीन है ना। वाटर के जो पैरामीटर्स हैं क्लीनलीनेस के, उसमें से एक टर्बिडिटी होता है, जिसका मतलब है वाटर कितना क्लियर है या कितना धुंधला है, इसको नापना
टर्बिडिटी में आता है, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा न्यूक्लियर से भी एक क्वेश्चन बन के आया, तो पीपल एंड एनवायरनमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस जो है अंदर ही लग रहे हैं, ज्यादा बाहर नहीं लग रहे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे टीचिंग वेबसाइट्स, जो मैं आपसे हमेशा कह रहा हूँ कि टीचिंग के जो टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स, काहूत, पेडलेट या मोक्स के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, मूडल वगैरह, तो इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट किस काम के लिए यूज होती है टीचिंग के अंदर, है ना। माइंड मैप बनाने के लिए कौन सी यूज होती है, ऑनलाइन पोल्स के लिए कौन सी वेबसाइट्स यूज होती हैं, क्रिएटिव कार्टून्स बनाने के लिए कौन सी, तो इस प्रकार के जो है काफी क्वेश्चन जो है बन के आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी पार्ट इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में बताया था कि थोड़ा पैटर्न जो है शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड में। इसके अलावा लर्निंग के नए टाइप्स आ गए हैं। लास्ट जो हमारा 3 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें हमने जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग्स की बात की थी, नियर ट्रांसफर क्या है, फार ट्रांसफर क्या है, जबकि अब जो है लो एंड हाई रोड लर्निंग्स की बात या जो क्वेश्चन है इस पे बन करके आया। तो क्या है ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैंने कराए हैं इसी में, तो उसमें इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे, वो जरूर से देख लेना इस डिस्कशन के बाद। उसके बाद कम्युनिकेशन में, जैसे मैंने बोला, मास कम्युनिकेशन से बहुत सारे इधर उधर के क्वेश्चन आने लगे हैं, और मास कम्युनिकेशन को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में डालना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा फील्ड और बहुत बिखरा हुआ फील्ड है, बट हाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए आ रहे हैं। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल डेफिनेट है, मैथ्स की तरीके से है कि अगर आपने पढ़ लिया पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से आएगा। जैसे फैलिसीज आपकी वही आती हैं, हमेशा आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन हो गया, मूड्स एंड फिगर, इंडियन लॉजिक का कुछ क्वेश्चन आया। इसके अलावा इमीडिएट इन्फ्रेंस कर लेना, और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है ना, मिडिल मेजर और माइनर टर्म्स क्या होते हैं, ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स हैं, वो आपको करनी ही करनी है, और डेफिनेटली उससे आपके क्वेश्चन पेपर में चीजें बन के आएंगी। एक और टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वेन डायग्राम से आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा बंद करके नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आ जाए आपके पेपर में, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही नहीं, बट हाँ पिछले सालों से अभी भी जो पेपर हुए वेन डायग्राम का कहीं पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये आपके क्लियर होने ही होने चाहिए। फाइनली बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स अब बहुत ज्यादा आने लगा है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड के ऊपर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन है जो कोर स्टैटिस्टिक्स पार्ट है, तो वो थोड़ा सा आप अच्छा कर सकते हो। हालांकि देखना ये है इस बार जब पेपर आएंगे कि किस प्रकार के एग्जैक्टली क्वेश्चंस जो बने हैं, जिसके ऊपर अगर मैं देखूंगा अगर मेरे कोर्स में वो चीजें नहीं है तो उसे अपडेट करके और बेटर कर दूंगा। हाँ हालांकि ये टफ होने वाला है, सभी बच्चों को नहीं समझ में आएगा। मैं ऑलरेडी जो आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ वो सभी बच्चों को नहीं समझ में आती हैं, तो हाँ थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी इसको समझाना और समझना। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं, तो और ज्यादा इसको बेहतर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो सब्जेक्टिव है, जिनको नहीं आती है उनको कठिन लगता है, जिनको आती है वो कहते हैं मॉडरेट है या इजी है, तो वो आप सबके अपने प्रैक्टिस पे है। डीआई आपका परसेंटेज बेस्ड ज्यादातर समय आएगा, कभी कभी वो रेशियो और एवरेज बेस्ड भी आ सकता है, बाकी टेबल फॉर्म में आपका आता है वो हमेशा आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आउट ऑफ द पैटर्न वाले सवाल की, कि भाई क्या चीजें सब आउट ऑफ द पैटर्न रहेंगी तो कैसे चलेगा भाई। कुछ क्वेश्चंस जो है हम देखते हैं हमें समझ में नहीं आते, कई क्वेश्चंस हम देखते हैं हमें समझ में आ जाते हैं, तो एक मिक्स्ड रिएक्शन आप सबकी तरफ से आ रहा है। देखो भाई इस बात को ध्यान से समझो कि आप कहीं से भी पेपर 1 पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कोई भी किताब पूरी रट लो, आप एनईपी का डॉक्यूमेंट लेके पूरा रट लो, राधाकृष्ण कमीशन का एक्चुअल कमीशन की रिपोर्ट लेके पूरी रट लो, लेकिन आपके क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस बाहर से जरूर ही बन के आएंगे। आप कभी भी 100% उनको करके 100% कवर नहीं करके जा सकते। तो हमारा क्या होता है कि हम नेगेटिव चीज जो होती है हमारा ध्यान ज्यादा घसीटती है। अगर हम पेपर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हमको ऐसा दिखता है कि यार लगता है ये कौन सा टॉपिक है यार, ये तो नया आ गया, जैसे एंड्रॉइड वाला ही हमने देखा आईसीटी में, तो हमारा दिमाग इसी में लग जाता है कि ओहो आउट ऑफ द पैटर्न क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ द पैटर्न क्वेश्चन आ गया। बल्कि हकीकत ये है कि पेपर 1 में अगर 50 क्वेश्चन होते हैं तो भाई मान के चलो इसमें 15 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ द पैटर्न ही होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ 40 का टारगेट मत बनाओ, नहीं हो सकता है पॉसिबल। अब जैसे हायर एजुकेशन में हमने बोला क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब यूनिवर्सिटी के टाइप्स हमने पढ़ा हुआ है, आपको भी पता होगा जो बुक वगैरह रेफर कर रहे हो उसमें है।
लेकिन भाई एक बात बताओ, आपको अगर मैं लिस्ट भी दे दूं कि इंडिया में जितनी टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, क्या आप उनको रैंक वाइज याद कर सकते हो? जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, हो सकता है आप बहुत तेज दिमाग हो आपका, आप याद कर लो, बट फिर भी मैं इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें जरूर रहती हैं कि आप उनको गलत करके आओगे या फिर आपको पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ से आई है। वो पेपर ऐसे ही सेट होता है, वो बैंकिंग रेलवे वाला पेपर नहीं है कि वो झट झट पैटर्न वाले क्वेश्चन आ गए और आप करके आ गए। ठीक है, तो वही है कि आप 35 तक क्वेश्चन कर लो, 35 प्लस क्वेश्चन कर लो, लेकिन हाँ 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आपके हमेशा ऐसे रहेंगे कि आपको नहीं आते होंगे, तो उन पे आपको फोकस नहीं करना है। फोकस उन पे करना है जो टॉपिक श्योर शॉर्ट आ रहे हैं, उनको अपनी तरफ से 100% तैयार करके जाओ। तो अगर फाइनली बात करें कि क्या भैया आउट ऑफ द पैटर्न था, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार ही होता है एक तरीके से अगर कह लो, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन जो है वो आपके बाहर से ही आते हैं, आप कुछ भी करके उनको कवर नहीं कर सकते हो। और ऐसा इसलिए होता है ताकि पेपर में आप स्कोर अगर ज्यादा ले आओगे तो आपका पेपर 2 कमजोर होगा, तब भी नेट जेआरएफ कर जाओगे। तो इसलिए यूजीसी नेट वाले चाहते हैं कि आप पेपर उनमें लिमिटेड ही स्कोर ला पाओ, और बाकी का जो अपना कसर है, जो स्कोर है, वो आप पेपर 2 में लाओ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है। वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन आया है पीपल एंड एनवायरनमेंट सेक्शन में। यहाँ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल पैरामीटर टू मेजर द वाटर क्वालिटी। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जो वाटर क्वालिटी होती है उसे मापने के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, है ना, जिनमें से एक पैरामीटर है केमिकल कौन से मिले हैं या कितने मिले हैं। तो यहाँ जब वाटर के अंदर केमिकल मिलते हैं तो उस पैरामीटर को क्या बोलते हैं, केमिकल पैरामीटर क्या कहलाता है वाटर क्वालिटी का। ओके, तो यहाँ पे सही जवाब है हमारा हार्डनेस। तो हार्ड वाटर की बात करें, दो प्रकार का वाटर होता है हार्डनेस के लेवल पे, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम वगैरह के बाइकार्बोनेट्स वगैरह काफी सारी चीजें मिली रहती हैं, जिससे पानी अच्छी झाग नहीं बनाता और पीने में बहुत हैवी सा होता है। तो उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं जब उसमें कुछ सर्टेन केमिकल्स, खासकर कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स वगैरह मिले हुए थे। एक्सटेंसिवली मैंने आप लोगों को पढ़ाया। और उसके अलावा सॉफ्ट वाटर होता है जो पी जाते हैं, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें झाग साबुन की अच्छी, झाग मतलब फेन या जो फोम होती है साबुन की, वो अच्छे से बनती है, और सॉफ्ट वाटर कहलाता है। तो केमिकल पैरामीटर है वाटर क्वालिटी को मेजर करने का हार्डनेस, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पीपल एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है दिसंबर 2023 से। यहाँ पे पीएच लेवल पूछा गया है अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स का, नॉर्मल वाटर का, रेन में जो वाटर होता है उसका, एसिड एसिड रेन अगर हो रही है तो उसका पीएच लेवल क्या होगा, और ओशन क्या है, ओशन का पानी कैसा होता है, उसका पीएच लेवल क्या होगा। तो आइए अलग अलग माप दी है और देखते हैं कि किसका पीएच लेवल क्या होता है। सबसे पहले आपको एक नंबर याद करना है पीएच लेवल में, और वो है 7। ठीक है, आई होप आपको नंबर समझ में आ गया, लकी नंबर 7। अब समझते हैं कि पीएच लेवल होता क्या है। पीएच लेवल एक तरीके से स्केल होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी तरल या पानी या कोई भी लिक्विड कितना अल्कलाइन है या कितना एसिड है या अम्लीय है। तो अम्ल होना और एसिड होना या अल्कलाइन होना, ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, ऑपोजिट पोल आप कह सकते हो। अगर 7 से कम है किसी तरल का पीएच लेवल तो आप उसको उतना ज्यादा एसिड बोलेंगे जितना कम होता चला जाएगा, और 7 से अगर ज्यादा है पीएच लेवल तो उसको आप एल्कलाइन बोलेंगे, उतना ज्यादा वो एल्कलाइन होता चला जाएगा। अगर आपको जिज्ञासा है, सरल शब्दों में जानना चाहते हैं कि भैया ये एल्कलाइन और एसिड क्या होता है, तो एल्कलाइन को आप खारा बोल सकते हो। कोई चीज जितनी खारी होती चली जाती है वो उतनी एल्कलाइन होती चली जाती है, और कोई चीज जितनी कह सकते हो तेज होती चली जाती है ना, इतनी की जला दे बिल्कुल। हम लोग जनरली जब बोलते हैं एसिड, तो एसिड से हमारा मतलब होता है कि कोई, है ना, हाथ में ले लेंगे तो हाथ गल जाएगा। हालांकि वो बात सही है, लेकिन वो एसिडिटी बहुत ऊपर के लेवल की हो गई। अगर थोड़ी सी भी एसिडिटी है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पानी थोड़ा तेज माना जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो जो मैंने आपको यहाँ पे 7 नंबर बताया है, ये पीएच लेवल होता है नॉर्मल वाटर का। जो शुद्ध जल होगा हमारा, पीने लायक जो जल होता है, कोई मिलावट उसके अंदर नहीं है, उसको हम बोलेंगे
इसका पीएच लेवल 7 है ना। तो यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है ये किससे मैच करता है, ये नॉर्मल वाटर से मैच करता है। अब ध्यान देना, जब भी बारिश होती है, बारिश जरूरी नहीं है कि एसिड रेनी हो, नॉर्मल बारिश भी होती है तो वो हल्की सी उसमें एसिडिटी ज्यादा होती है ना, थोड़ा सा अम्लीय होता है। जैसे मैंने बोला सारे अम्ल वो जहर वाला एसिड नहीं होते, थोड़ी बहुत एसिडिटी नॉर्मल पेय पदार्थों में भी पाई जाती है, तो थोड़ा सा एसिड होता है, एसिडिटी होती है, एसिड होता है ना। तो रेन वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, 7 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो आप मान सकते हो 5-6 वगैरह पे अगर हो गया तो वो नॉर्मल रेन वाटर होगा। अब अगर बात करें एसिड रेन की, तो एसिड रेन का मतलब एसिडिटी ज्यादा, यानी 5-6 से भी नीचे अगर पीएच लेवल जा रहा है तो उसको आप एसिड रेन वाटर बोलोगे। तो 5 से नीचे कौन सा जाएगा, ये वाला ऑप्शन, है ना, ठीक है। 5 से भी छोटा, लेस देन 5, तो ये हमारा एसिड रेन का पॉइंट हो जाएगा। और बात करें ओशन वाटर की, तो आप सबको पता है ओशन वाटर खारा होता है। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत लूज टर्मिनोलॉजी में बात करें तो एल्कलाइन का मतलब होता है खारापन। तो जाहिर सी बात है ओशन का वाटर खारा है तो उसकी जो पीएच लेवल है वो 7 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे ये 7 से बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से पीएच लेवल समझ में आ गया। ये क्वेश्चन देखिए काफी नया कंसेप्ट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है और इसके अलावा इंपॉर्टेंट भी है, जरूर आएगा आपके पेपर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो सितंबर 2024 का टीचिंग एप्टीट्यूड से लिया गया ये क्वेश्चन है। यह कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है, नेगेटिव क्या है, पहले ऑप्शंस देखते हैं फिर मैं आपको बताऊं। ओके, तो यहाँ पहला ऑप्शन है एलजेब्रा अगर आप सीख लेते हैं, यानी बीज गणित आप सीख लेते हैं तो वो आपको कैलकुलस तैयार करने में मदद करती। दूसरा कह रहा है अगर आप पियानो प्ले करना, पियानो बजाना सीख लेते हैं, है ना, तो आपके लिए वायलिन बजाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नोइंग हाउ टू ड्राइव अ कार मेक्स इट हार्डर टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल। अगर आप कार को चलाना सीख लेते हैं तो आपके लिए साइकिल चलाना कठिन हो जाता है। लर्निंग टू स्पीक फ्रेंच हिंडर्स लर्निंग स्पेनिश। अगर आप फ्रेंच सीखना चालू करते हैं तो आपकी स्पेनिश सीखने में वो बाधा पहुंचाता है। तो ध्यान से समझो, दो प्रकार के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रांसफर मतलब जब आप कोई चीज सीखते हैं, कोई चीज आपने सीखी, कोई कला, कोई स्किल आपने सीखी और वो जो आपने सीखा वो आपको मदद कर रही है कुछ दूसरी कला या स्किल सीखने में, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। यानी कि पिछले कला को सीखने में जो कला आपने सीखी वो अब आपको मदद कर रही है। ट्रांसफर जो है इस नॉलेज का वो नई कला को सीखने में हो रहा है और ये एक पॉजिटिव ट्रांसफर है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई चीज आपने सीखी और वो चीज क्योंकि आपने सीखी है, बचपन से अपना टाइम लगाया है, तो अब कोई दूसरी चीज जो इसके बिल्कुल उलट है उसे सीखने में आपको दिक्कत आएगी। तो पॉजिटिव ट्रांसफर क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पहला ऑप्शन दिया है मास्टरिंग अलजेब्रा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस। तो अलजेब्रा आपको आता है, मैथ्स थोड़ी सी आपको पहले आती है, वो आपको मदद ही करेगी एडवांस मैथ्स को सीखने में। नेगेटिव ट्रांसफर का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे इंडिया में हैं, आप लोग बचपन से ही होंगे, अब यहाँ पे आप गाड़ी को चला रहे हैं, आई थिंक आगे बढ़ते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड और पीछे आते हैं आप राइट हैंड साइड, मतलब एक फ्लो है, उसी फ्लो में आप चलते हैं। लेकिन जब आप यूएस में चले जाएंगे तो आपको चलाने में गाड़ी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी आदत सेट हो गई है। तो ये जो आदत है ये क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर, क्योंकि एक ऐसी आदत है जो नई चीज सीखने में आपको दिक्कत कर रही। तो जो चीज आपने सीखी और नई चीज सीखने में आपकी हेल्प करे वो है पॉजिटिव ट्रांसफर, तो पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी सब देखिए, मेक्स इट डिफिकल्ट, मेक्स इट हार्डर, हिंडर्स लर्निंग, तो ये 2, 3, 4 नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की एग्जांपल है। वो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन हमारा एक तरीके से आईसीटी इन टीचिंग एप्टीट्यूड कह सकते हो, जहां अलग अलग प्रकार के एप्स और वेबसाइट्स के बारे में जानकारी हमें मिलती है, किससे क्या होता है। एडवांस कंसेप्ट है, कई प्रकार के एप्स एंड वेबसाइट्स हैं, लेकिन हमने जो जिसपे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं उनकी एक लिस्ट पूरी आपको पढ़ाई हुई है अपने कोर्स के अंदर। तो आइए देखते हैं, उसी से ये क्वेश्चन है।
Which collaborative ICT tool allows user to create digital bulletin boards to share and gather information? यहाँ पे कौन सा आईसीटी टूल है जिसका आप यूज करते हैं एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाने के लिए? डिजिटल बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है एक ऑनलाइन स्पेस, एक पेज कह सकते हो, जिसमें कि आप इमेजेस, टेक्स्ट, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह सजा सकते हो। और ये जो डिजिटल बुलेटिन बोर्ड है इसे आप अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो। तो ये सर्विस जो है मैंने आपको बताया है कौन प्रोवाइड कराता है, पेडलेट। एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है इसकी, आप खुद से भी अगर उत्सुक हो तो जा सकते हैं उस वेबसाइट पे, जाके खुद भी डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बना के देख सकते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो सही आंसर सेकंड ऑप्शन है, पेडलेट। ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड से है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च से, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। दो स्टेटमेंट यहां दिए हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च लेज एम्फेसिस ऑन कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, जिसमें क्वालिटेटिव डेटा लिया जाता है, उसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डेटा के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो क्वालिटेटिव रिसर्च कह रहा है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होती है, जो कि सही बात है, क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा जो होता है हमारा वो फिक्स्ड नहीं होता है ना, वो अलग बातें होती हैं, टेक्स्ट होता है, वो अलग अलग हालातों में अलग अलग मीनिंग देंगे। तो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ये जरूरी है क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज टिपिकली हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें नंबर्स, जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा लिया जाता है, कह रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में नंबर्स लिए जाते हैं और नंबर्स हाईली फिक्स्ड फॉर्म के होते हैं, इसलिए इन रिसर्च को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ये नहीं होती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा और इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का नए पैटर्न का क्वेश्चन है, जून 2024 से। आइए इसको देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे एब्रिविएशंस दिए गए हैं। जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं, चाहे हम थीसिस लिखें, डिसर्टेशन या रिसर्च पेपर, उसमें हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रिविएशन का यूज करते हैं, और ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और इसमें 4 प्रकार के एब्रिविएशन दिए हैं, एट अल, आंते, सीएफ एंड आईबीआईडी। पूछा जा रहा है कि इनका क्या मतलब होता है। तो वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ देख लो और समझ लो इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले बात करते हैं एट अल। एट अल का मतलब होता है एंड ऑल, है ना, एंड ऑल या एंड अदर्स भी कह सकते हो। जब भी किसी रिसर्च पेपर को बहुत ज्यादा लोगों ने लिखा है, मान लो इस रिसर्च पेपर को एक मेन जो लिखने वाला है वो है मिस्टर शर्मा, और बाकी भी 10-15 लोग जो हैं उसके साथ एडेड है, उन सबने मिलकर रिसर्च पेपर लिखा है। तो जब भी हमको रेफर करना होगा उस पेपर को जिसके कि कई सारे ऑथर्स हैं, तो हम मेन ऑथर का जो है सबटाइटल ले लेंगे और उसके आगे एट अल लगा देंगे। इसका मतलब हम बोल देंगे शर्मा एट अल या शर्मा एंड ऑल, क्योंकि हम सबका नाम तो नहीं लिख सकते ना, वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। हम अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे या सबके नाम ही लिखते रह जाएंगे। तो जब भी हम किसी रिसर्च पेपर को रेफर करते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑथर हो, तो हम मेन ऑथर का सबटाइटल लिख के उसके आगे एट अल लगा देते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है शर्मा जी एंड अदर्स, मिस्टर शर्मा एंड अदर्स। तो उसमें निपट जाता है, सारे के सारे नाम आ जाते हैं। उसके बाद है आंते। आंते का मतलब होता है बिफोर। किसी को भी अगर पहले आप रेफर कर चुके हैं तो बार बार रेफर करने से फायदा नहीं है, तो उसमें शॉर्ट में रेफर करके आप आंते लिख देंगे, तो मतलब पहले रेफर किया जा चुका है। फिर है सीएफ। जब कंपेयर करते हैं किसी के काम को अपने काम से, तो उसके आगे सीएफ से डिनोट करते हैं। और आईबीआईडी का मतलब है इन द सेम प्लेस, है ना। तो अगेन रेफरेंस के लिए कोई चीज है कहीं सेम जगह बार बार आ रही है, तो आईबीआईडी का भी यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो सही जवाब है वो है सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, मास मीडिया से या कम्युनिकेशन सेक्शन से क्वेश्चन है, जून 2024 का ये क्वेश्चन है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं।
यहां कह रहा है मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम टू इंप्रूव मीडिया क्वालिटी फोकसेस ऑन। तो एक सिस्टम की बात कही जा रही है मास मीडिया के अंदर। एक सिस्टम है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के ही आपको बात समझ में आ जाएगी। कोई मास मीडिया यानी कि जो आप न्यूज देखते हो और मीडिया में चीजें देखते हो, उसके लिए एक सिस्टम बनाया जा, इसके लिए सिस्टम है, उसकी बात की जा रही है। क्या है? मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, यानी मीडिया को जवाबदेह ठहराना, है ना, कि जो भी मीडिया कम्युनिकेट कर रहा है उसके लिए मीडिया की अकाउंटेबिलिटी है। ये जो सिस्टम बनाया जाता है मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, वो किस लिए बनाया जाता है? मीडिया की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो मीडिया को की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वो कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करता है, ये आपको बताना है। सबसे पहला इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना जो भी सामग्री आप देने जा रहे हो। ऑडियंस कंट्रोल, यानी कि जो जनता है उसको कंट्रोल करना, है ना, नियंत्रित करना। फिर है मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना कि जो आपने कंटेंट प्रसारित किया है, जो आप कंटेंट दे रहे हो उसका क्या परिणाम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो मॉनिटरिंग में आ गया। फिर है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब कि उस एजुकेशन यानी कि एजुकेशन दे रहा है वो, जो भी कंटेंट आपने प्रसारित किया है। एंड देन है फीडबैक, यानी कि जो कंटेंट आपने दिया उसका पलट के क्या फीडबैक आता है। तो मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि मीडिया क्वालिटी को इंप्रूव करता है, वो इनमें से किन किन बातों पे फोकस करता है ना। तो कॉमन सेंस लगाना है, जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा ही हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में मास मीडिया के बहुत सारे कंसेप्ट वो आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई डेफिनेशन किसी किताब में पढ़ी हो कि मीडिया अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कुछ होता है, नहीं, आपको यही शब्द समझना है, यही मतलब इसका डिफाइन करना है और यही कॉमन सेंस लगाना है कि क्या सही जवाब हो सकता है। ये जब आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन रोल सही हो जाए या मैं कोई आपको बहुत जादुई बात बता रहा हूँ, कभी कभी गलत भी होता है बट जनरली सही होता है। और ये तब आता है जब आपको पता हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉमन सेंस लगाया जाता है। अदरवाइज आप इसी कॉन्फिडेंस में रहोगे कि सब पढ़ के जाऊंगा और सब में से आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। 50 क्वेश्चन आप में से कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए ही जाते हैं। खैर, कैसे इसको करना है? मीडिया अपनी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए किन किन बातों पे फोकस कर सकता है? इवैल्यूएशन करेगा, जाहिर सी बात है, हम अपनी पढ़ाई का करते हैं तो वो भी अपने कंटेंट का करेगा। मॉनिटर करेगा, बिल्कुल करेगा, हम सीसीटीवी लगाते हैं या अपने आप को या अपने बच्चों को मॉनिटर करते रहते हैं, टीचर हमें मॉनिटर करता है तो वो भी करेगा। एजुकेशन, जाहिर सी बात है कि एजुकेट करेगा अपने ऑडियंस को, या फिर जो अपना कंटेंट है वो एजुकेशन बेस्ड हो सकता है। एंड फीडबैक, कि क्या उसे सीखने को मिल रहा है अपने किए गए कामों से, जो हम लोग शिक्षा प्रणाली में करते हैं वो सारे करेगा अपने को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक चीज वो नहीं कर सकता है और वो है ऑडियंस को कंट्रोल करना। कोई भी मीडिया दर्शकों को कंट्रोल नहीं कर सकता, दर्शक को ये नहीं बोल सकता कि तुम क्या देखोगे या क्या नहीं देखोगे, या तुम्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मास मीडिया का ऑडियंस पे कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हाँ, अब इसमें दूसरी बातें हो सकती हैं कि बड़ा इनडायरेक्ट कंट्रोल है, वो पॉजिटिव नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के जरिए जनता को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अलग चीजें हैं। बट ऐसा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है जनता के ऊपर। और मीडिया की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वो ऑडियंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है ना। वो अपने पे अपना जो कंटेंट दिखा रहा है उसका इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग, फीडबैक, एजुकेशन वो सब करेगा, बाकी ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए बी ऑप्शन गलत होगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन सेक्शन से ये है मैकलुहान की हॉट एंड कूल मीडिया की थ्योरी से। यहाँ पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू मार्शल मैकलुहान एग्जांपल्स ऑफ हाई डेफिनेशन मीडिया आर। पूछ रहा है कि इन सारे ऑप्शंस में से हाई डेफिनेशन मीडिया कौन सी है। तो मैंने आपको सारे नाम बताए हैं, बस अगर आपको वो नाम पता है तो उससे आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टून लो डेफिनेशन हमारी होती है, स्पीच और डिस्कशन भी लो डेफिनेशन होती हैं, तो ऑब्वियसली ए और ई नहीं होगा। इसके अलावा फोटोग्राफ हाई डेफिनेशन में आता है, रेडियो हाई डेफिनेशन में आता है और सिनेमा भी हाई डेफिनेशन में आता है, यानी बी, सी और डी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2024
जून में ये सवाल आया, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि थोड़े अलग पैटर्न का है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है ये, लेकिन ये थोड़ा मैच द कॉलम टाइप में आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सेक्शन में हमें दिए हैं कुछ वर्ड्स जैसे फाइंड, लॉग, शो एंड टाइम, जबकि दूसरे सेक्शन में कुछ लेटर्स का समूह दिया है। वो शब्द तो नहीं समझ में आ रहे, बट हाँ जैसे आर, जी, के, सी, डी, जी, एल, भी ऐसे करके कुछ लेटर्स का समूह दिया है। तो हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो किस लेटर्स के समूह को करस्पॉन्ड करता है या उनसे रिलेटेड है। तो बहुत इजी है, कोडिंग डिकोडिंग आप कुछ भी करें, आपको एक्चुअली में एक चार्ट बनाना होता है शुरुआत में, जो कि यहाँ पे बना है कि ए बी सी डी से लेकर जेड तक आपको लाइन से लिख देना है और उनके बगल में नंबर लिख देना है। तो ए से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और जेड तक ये 26 तक चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है एफ। अब नीचे यहाँ पे आप देखें, आपको चारों ये जो ऑप्शन दिए हैं इनके शुरुआत के जो डिजिट दिए हैं, पहले उसको देखना है कि कौन सा एफ के थोड़ा अगल बगल है, आर अगल बगल है, डी अगल बगल है, ए अगल बगल है या क्यू थोड़ा अगल बगल है। हमें समझ में आ रहा है कि एफ से डी थोड़ा बगल में है। कैसे बगल में है? डी ई एफ। आपने जो चार्ट बनाया है उसमें भी देख सकते हैं डी ई एफ। इसका मतलब एफ 2 कदम पीछे चला जाए तो डी हो जाता है ना। तो ये एफ है और यहाँ पे डी है। अब सी के देखें, क्या सी के अगल बगल कोई है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सी से 2 कदम पहले ए है। इसका मतलब थोड़ा पैटर्न हमें क्लियर हो रहा है। फिर एस को देखें, क्या एस से 2 कदम पहले कुछ है? तो आ जाएगा हमारे पास क्यू, तो क्यू आर एस। और फिर है हमारे पास टी, तो क्या टी से 2 कदम पहले कोई वर्ड, कोई लेटर है? तो वो है आर, क्यू आर एस टी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी पहले डिजिट की सीरीज बन रही है वो 2 कदम हमें पीछे जाना पड़ रहा है। तो जब आप ये चार्ट बनाओगे तो या तो आपको ये नंबर काम आ जाएंगे, या तो सामने सामने जब आप सीरियल दिया होगा सारे लेटर्स का तो वो काम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे काम आ रहा है कि हमें 2 कदम पीछे जाना है। और फिर आप चेक करो कि क्या बाकी के जो डिजिट हैं वो भी इसी रूल पे करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये है कि एवरी लेटर गोज 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स। हर लेटर 2 कदम पीछे जा रहा है। जैसे एफ का 2 कदम पीछे जाके डी हो गया, आई का 2 कदम पीछे जाके जी हो गया, एन का सेम उसी तरीके से एल हो गया और डी का ठीक उसी तरीके से बी हो गया। तो डी जी एल बी जो है हमारा कोडेड वर्जन हो जाएगा फाइंड का। और सेम फॉर्मूला हर जगह लग रहा है, यानी इतना भी कठिन सवाल नहीं है। अगर आप इस तरीके से पैटर्न फाइंड कर लेते हो, आपको पहले ये खुला खुला बनाना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद आपको खुद ही ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड का हमारा हो जाएगा DGLB, यानी ए का हमारा रहेगा सेकंड ऑप्शन। और क्योंकि सेकंड ऑप्शन ए का ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर ही है तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस, ये क्वेश्चन जून 2024 में आया है और बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो पहले अच्छे से पढ़ते हैं। और मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मेंस के लिए यही है कि क्वेश्चन में जो थ्योरी में लिखा हुआ है उसे कैसे आप समीकरणों में या रिप्रेजेंटेशन में अच्छे से कन्वर्ट कर ले जाते हैं, उसी से आपके दिमाग में क्लियर होता है कि आगे करना क्या है। तो पढ़ते हैं सवाल को। लिखा है अ मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स बट टेक्स 6 आवर्स टू रिटर्न अपस्ट्रीम। कह रहा है एक जो मोटर बोट है वो जब डाउनस्ट्रीम जाती है यानी धारा के साथ जाती है तो उसे 5 घंटे कोई निश्चित डिस्टेंस को कवर करने में लगते हैं, और उसी निश्चित डिस्टेंस को जब वो अपस्ट्रीम यानी धारा के विपरीत कवर करती है तो उसे ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि आपको पता है धारा के विपरीत अगर बोट चलेगी तो वो स्लो चल पाएगी, तो उसे ज़्यादा समय लग जाता है और वो 6 घंटा लेती है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम 2 केसेस बनाकर। तो हमेशा जब भी आप ध्यान दें, आपको बोट एंड स्ट्रीम का सवाल करना है, 2 केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। एक जगह हम लिख देते हैं अपस्ट्रीम का केस और एक जगह हम लिख देते हैं डाउनस्ट्रीम का केस। तो सबसे पहले जो लिखा है डाउनस्ट्रीम में कह रहा है टाइम वेरिएबल है 5 आवर्स का, जबकि अपस्ट्रीम में जो टाइम वेरिएबल है वो है 6 आवर्स का। तो जो बात लिखी थी वो हमने बड़े क्लियर तरीके से नीचे रिप्रेजेंट कर दी। उसके बाद कह रहा है इफ द स्पीड टू द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो स्ट्रीम की धारा की स्पीड है वो कितनी है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो हम यहाँ अलग से लिख दे रहे हैं स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति आवर की है।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। तो मोटर बोट की स्पीड कितनी होगी। तो मान लेते हैं मोटर बोट की स्पीड है m, और एक और चीज मान लेते हैं जो सर्टेन डिस्टेंस है वो है d। तो ये कुछ वेरिएबल्स दिए थे और कुछ हमने माने, वो हमने अलग से लिखे। एक जगह हमने लिखी अपस्ट्रीम की कंडीशन, एक जगह हमने लिखी डाउनस्ट्रीम की जो बातें दी हुई हैं, और एक जगह जो वेरिएबल ऑलरेडी दिए थे और जो वेरिएबल हमने मान लिए। तो स्ट्रीम हमें दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोटर बोट को हम मान लेते हैं m किलोमीटर प्रति घंटा है, और डिस्टेंस मान लेते हैं d किलोमीटर है। तो आइए अब इस सवाल को आगे देखते हैं कैसे हमें अप्रोच करना है। हमें सबसे पहले लेना है अपस्ट्रीम वाला केस, और अपस्ट्रीम वाले केस में ऑलरेडी टाइम का वेरिएबल 6 है। स्पीड के वेरिएबल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड्स होती हैं वो एक दूसरे से माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ स्पीड हो जाएगी मोटर बोट की जो स्पीड है, यानी कि m जिसे हमने माना है उसमें से हम 6 घटा देंगे, यानी स्पीड यहाँ रहेगी m-6, और डिस्टेंस हमको पता है d रहेगा। तो आइए इसको पूरा सॉल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आइए हम पहले यहाँ पे जो हमने अपस्ट्रीम का केस बनाया है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अपस्ट्रीम में जैसे हमने बोला टाइम है हमारे पास 6, स्पीड है हमारे पास m-4। ओके, तो यहाँ सॉरी 6 कर दिया है, स्ट्रीम की स्पीड 4 है तो m-4 होगा यहाँ। तो स्ट्रीम की स्पीड हो गई m-4 और डिस्टेंस हो गया हमारे पास d। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बड़े आराम से यहाँ पे हो जाएगा m-4 इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि d ही वेरिएबल है, और टाइम हमारे पास है यहाँ पे 6, है ना। तो d की वैल्यू निकल आएगी, d इक्वल्स टू 6m-24। तो सारा का सारा समीकरण बनाने का खेल है, और ये पहला समीकरण हमारे पास उपलब्ध हो गए। अब हम यहाँ दूसरी कंडीशन को देखते हैं जो कि डाउनस्ट्रीम की है, जिसमें टाइम इक्वल्स टू 5 दिया है, और स्पीड क्या होती है डाउनस्ट्रीम यानी कि धारा के साथ स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो मोटर बोट की स्पीड हमने मानी m, धारा की स्पीड है 4, तो यहाँ स्पीड हो जाएगी m+4, और जो डिस्टेंस है वो तो रहेगा। इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी जो स्पीड है इसके डाउनस्ट्रीम के जो केस में हमारी स्पीड है वो है m+4, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम लगा है वो है यहाँ पे 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे भी d की वैल्यू निकल आएगी, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5m+20। आई होप आपको ये गुणा भाग करने आता है समीकरणों में। अगर नहीं आता है तो आप मैंने ऑलरेडी कोर्स में समीकरणों पे एक अच्छा वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं। तो बिना मैथ्स जो होता है ना केवल एक फॉर्मूले से आपका नहीं होता, आपको पहले के भी कई वीडियोस आने चाहिए समझ में, पहले के भी कई कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उन सबको मिला करके जो है आप किसी क्वेश्चन को करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे समीकरण 1 हमारा ये आ गया, समीकरण हमारा 2 यहाँ पे आ गया, दोनों में ही d का मान निकला है। इन दोनों d के मान को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे आपस में। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं 6m-24 इक्वल्स टू 5m+20, क्योंकि दोनों का ही मान जो है d के बराबर है। अब ये दोनों अगर d के बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, तो इससे हम यहाँ पे ये समीकरण निकाल लेंगे। अब 5m इधर चला जाएगा, 6m से माइनस हो जाएगा तो केवल m बचेगा, और यहाँ जो -24 है वो इधर चला जाएगा और वो 20 में प्लस हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू 44 आ जाएगा। तो मोटर बोट की जो स्पीड है वो क्या आ गई, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज से क्वेश्चन लिया गया है सितंबर 2024 से। और फैलेसीज के क्वेश्चंस हो गए, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, पूरी कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद आपको समझना है आखिर कौन सी फैलेसी इस लॉजिक में हो रही है। तो यहाँ लिखा है विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फेमस एक्टर जिमी पैकर has said in an interview that astrology is a real science। तो कोई एक्टर है जिमी पैकर, और वो अपने एक इंटरव्यू में कहता है कि भाई जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या है, वो रियल साइंस है, असली विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। Therefore scientists now must acknowledge that astrology is actually a science। और इसीलिए अब साइंटिस्ट को जो है एक्नॉलेज करना चाहिए अब, क्योंकि इस जिमी पैकर ने भी कह दिया है अपने इंटरव्यू में कि भाई रियल साइंस है,
इसलिए मुझे लगता है कि अब साइंटिस्ट को भी एक्नॉलेज करना चाहिए, उन्हें भी मान लेना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी एक रियल साइंस है। तो इस आर्गुमेंट में कौन सी फैलेसी है? तो इस आर्गुमेंट में जो फैलेसी है वो है ऑप्शन नंबर 1, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो भाई ये एक एक्टर है, फेमस एक्टर है, और एक्टर साइंस की बात अगर करे तो उसे हम अप्रूव नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। माना हमसे बहुत ऊपर है, फेमस एक्टर है, लेकिन इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, मतलब कि वो अब साइंस पे अथॉरिटी नहीं कर सकता है। एक्टिंग के बारे में कुछ बोले तो हम फिर भी मान सकते हैं कि हाँ भाई इतना बड़ा एक्टर कह रहा है एक्टिंग के बारे में, फेमस होने के बारे में, है ना, अपने जो एंजाइटी है उसको भीड़ में मैनेज करने के बारे में कुछ बता रहा है, तो उसमें कोई सच्चाई हो सकती है। लेकिन एक्टर अगर साइंस के बारे में बता रहा है तो बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि अब साइंटिस्ट को भी एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, है ना। हालांकि इस आर्गुमेंट का ये मतलब नहीं है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी रियल साइंस है, ये बात झूठ है, तो उसका ये मतलब नहीं कि एस्ट्रोलॉजी एक फेक साइंस है, उसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ बस ये बात हो रही है कि एक एक्टर के एस्ट्रोलॉजी को रियल साइंस मान लेने से ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि ये वाकई एक रियल साइंस है। आई होप आप समझ गए। तो सही ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। सो गाइस ये लेटेस्ट सवाल है दिसंबर 2023 से, और ये काफ़ी बच्चों के लिए इजी है और काफ़ी बच्चों के लिए बहुत ही टफ है। और ये सवाल है हमारा नंबर सिस्टम से, और ये कन्वर्जन का सवाल है। दो स्टेटमेंट के माध्यम से दो अलग अलग सवाल हमको दिए हैं, और ये पूछा जा रहा है कि जो एक हेक्सा डेसिमल नंबर हमें दिया हुआ है, क्या डेसिमल का इक्विवेलेंट उसके बराबर है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में या नहीं। जैसे पहले स्टेटमेंट में कह रहा है अगर हेक्साडेसिमल में 21 ई लिखा हुआ है तो क्या वो 541 के बराबर होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में। और सेकंड स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा है कि हेक्साडेसिमल और डेसिमल के को पूछा गया है कि ये दोनों नंबर बराबर हैं या नहीं है। आइए इस सवाल को करते हैं। तो इस सवाल को करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, इस सवाल को करने से पहले आपको बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले उसको सीखें, उसके बाद ये सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जिनको ये बात आती है उनके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो बाइनरी दिया ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि डेसिमल बाइनरी, बाइनरी डेसिमल से सवाल कर लेंगे। देखो भाई, जो नियम वहाँ लगते हैं, अगर वो नियम आपको बहुत अच्छे से आ गए हैं, आप उन सवालों को करने में कंफ्यूज नहीं होते हैं, तो वही सेम नियम से भले हेक्साडेसिमल हो भले ऑक्टल हो वो सब सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये बात बोली। लेकिन अगर आप बाइनरी वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं तो हो सकता है कि ये सवाल आप ना कर पाए, क्योंकि कंफ्यूजन अगर बाइनरी में ही है तो यहाँ पे तो खेल थोड़ा सा बदलेगा ही, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बात है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, यहाँ पे भी हो जाएंगे, है ना। तो मेक श्योर कि आपका बाइनरी वाला मामला अच्छा है और तब आप इस सवाल को कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कन्वर्जन आपको करना पड़े हेक्साडेसिमल डेसिमल वगैरह का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, रादर देन कि आप डेसिमल का नंबर उठा के उसे किसी और नंबर में कन्वर्ट करें, क्योंकि डेसिमल में जो आप कन्वर्जन करते हैं वो आपको ज़्यादा ईजी हमेशा पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 देखें तो हेक्साडेसिमल और डेसिमल के जो दो नंबर दिए हैं ये बराबर हैं या नहीं आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम हेक्साडेसिमल के नंबर को उठाएंगे और कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में और देख लेंगे कि ये बराबर है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पूछ रहा है 21E, अगर लिखा है 21E हेक्साडेसिमल में, तो क्या डेसिमल में ये 541 होगा। आइए इसको देखते हैं ये कैसे होगा। इसको करने के लिए हम सबसे पहले 21E दूर दूर लिख देंगे। तो जैसे मैंने बोला, जो हम काम बाइनरी में करते हैं, बाइनरी से डेसिमल बनाने में करते हैं, वही काम हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में करेंगे। बस जहां जहां आप 2 लिखते थे वहां 16 लिख देंगे, दैट्स इट। वैसे ही अगर ऑक्टल होगा तो 8 लिख देंगे, बस आपको और कुछ नहीं करना है, नियम सेम वही लगेगा। तो सबसे पहला काम 21E हमने दूर दूर लिख दिया। अब इन सब के नीचे 16, 16 और 16 लिख देंगे, वेरी इजी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भैया ये ई का क्या मतलब है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ ई का क्या मतलब है। सबसे पहले आप ई को यहाँ पे डेसिमल में बदल लो, है ना। तो कैसे बदलोगे, हमें पता है हेक्साडेसिमल में कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं ABCDEF। सबसे पहले समझो कि इनका इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या होता है। ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12,
एंड सो ऑन, है ना। D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14। तो E का मतलब अगर 14 होता है डेसिमल में, तो आप E की जगह यहाँ पे 14 लिख दो, वेरी इजी। अब नीचे जो आपने लिखा है 16 16 16, वहां पे आप इनकी पावर लगाओ, 0 से स्टार्ट करो और बढ़ाते जाओ, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 एंड 16 की पावर 2। तीसरा स्टेप, अब ये जो ऊपर नीचे नंबर लिखे हैं इनको आपस में आप गुणा करो। तो 14 इंटू 16 की पावर 0, आंसर आएगा 14। 16 की पावर 1 इंटू 1, आंसर आएगा 16। एंड 16 की पावर 2, 16 की पावर 2 इंटू 2, तो 16 की पावर 2 कितना होता है, 256। 256 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा, 512। एक सेकेंड, 512। अब आपको क्या करना है, सेम वही जो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हो, इन सबको प्लस कर लो। तो कितना आ जाएगा, 16 और 14 हो जाएगा 30, 30 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 542, और यहां दिया है 541। तो ये आ गया हमारा बेस 10 का नंबर जो कि 542 है, यानी स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, कोई भी कठिन चीज नहीं है, बस जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि डेसिमल बाइनरी, बाइनरी डेसिमल ये अच्छे से आए, वरना कंफ्यूज ही होते रह जाओगे। और अगर इस बार के लिए आप लोग नहीं पढ़ पाए हो तो मैं कहूंगा कि इस पे ध्यान मत लगाना इस क्वेश्चन को, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, अगली बार के लिए इसको रखना। अगला स्टेटमेंट भी सेम यही है, इनको भी आप जल्दी से कन्वर्ट करके देख लो। जैसे मैंने बोला डेसिमल में कन्वर्ट करके ले आओगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ हेक्साडेसिमल में लिखा है 101, अगेन दूर दूर लिख लिया और 16 से गुणा कर दिया, पावर लगा दी 012। अब यहाँ पे आप गुणा करके ले आओ, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 256 आ जाएगा। इन सबको आपस में प्लस कर लो, आ जाएगा 257। तो क्या 257 आ रहा है, जी हाँ 257 आ रहा है, यानी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो गाइस, ये क्वेश्चन जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से है, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन सेक्शन से। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 envisages मेकिंग ऑल द लर्नर्स। तो कह रहा है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये सभी लर्नर्स को क्या बनाने पे एनवेसाज करती है, या क्या बनाने की इसकी सोच है ना, क्या बनाना का उद्देश्य है इसका, एक तरीके से क्या बनाना चाहती है। और लर्नर्स को सोशल वॉलंटियर, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाएं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे प्रबंधनकारी बन जाएं या प्रशासक बन जाएं, ट्रू ग्लोबल सिटीजन यानी कि सच्चे विश्व स्तरीय नागरिक बन जाएं, वैश्विक नागरिक बन जाएं, या फिर स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाए। तो यहाँ पे अगेन वही चीज कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पीडीएफ है, उसके अंदर ये बातें लिखी हैं। तो 4-5 चीजें हैं जो आपको समझनी है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका ध्यान देती है होलिस्टिक एजुकेशन पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ध्यान देती है मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज पे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ध्यान देती है हमारे जो देश के नागरिक हैं उन्हें ट्रू ग्लोबल सिटीजन बनाने पे। अब ग्लोबल सिटीजन का क्या मतलब है, ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच का दायरा किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित ना हो, वो एक ऐसा व्यक्ति हो जो ग्लोबली भी दूसरे देशों के लोगों के साथ उठ बैठ पाए, एक तरीके से दूसरे देशों से भी कम्युनिकेट कर पाए, उनके साथ भी जो है एक तरीके से संबंध रख पाए, है ना। एक ग्लोबल सिटीजन, पूरे वैश्विक स्तर पे ज्ञान वाला एक व्यक्ति। जनरली होता है ना, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो एक छोटे से समाज या छोटे से एरिया से ही संबंधित होते हैं, उन्हें उसके बाहर कुछ पता होता नहीं है ना। तो यहाँ ये कह रहा है कि इतना एजुकेशन हो जाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है एम्फेसाइज करती है कि इतना एजुकेटेड हर एक स्टूडेंट हो जाए कि वो ग्लोबल स्तर का एक सिटीजन, एक नागरिक बन पाए। इसका मतलब ये नहीं कि सबको ग्लोबल जो है वीजा मिल जाए या पासपोर्ट मिल जाए, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे, एक्सपोजर जिसको हम कहेंगे वो ग्लोबल लेवल पे मिल पाए। तो सही ऑप्शन है 3। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, अगस्त 2024 से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, आप सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट अपोज्ड द इंक्लूजन ऑफ इट्स एजुकेशनल डिसिप्लिन अंडर NCHER। अब क्या है कि जब NEP आई तो उसमें बताया गया कई सारी नए संस्थाएं आएंगी और नई संस्थाएं जो है पुरानी संस्थाओं पे एक होल्ड रखेंगी, पुरानी संस्थाएं नई संस्थाओं के अंदर आएंगी। तो ऐसे में ही एक नई संस्था है NCHER, जिसके बारे में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया। इसका फुल फॉर्म है, अगर मैं सही हूं तो, नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि एक नेशनल काउंसिल बनाई जाएगी जो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगी। अब इसके अंदर एक संस्था को डाला गया है ना, इसके अंदर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डाला गया, बट इस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपोज किया कि भाई देखो हम जो है इसके अंदर नहीं आएंगे। ये न्यूज भी बनी थी जब NEP नया नया आया था, और NEP तो काफी पहले डिस्कस किया गया है लेकिन तब से आ रहा है, और उस टाइम की बात जो है इस क्वेश्चन में पूछी गई है। इससे एक और बात समझ में आती है कि आप लोग जो ऐसा करंट अफेयर्स के पीछे भागते रहते हो कि अरे पीपल में करंट अफेयर्स सर आप कराते नहीं है, कब कराएंगे, या हायर एजुकेशन में आप कोई बुक कोई सजेस्ट कर देगा। तो भाई देखो, ये रेलवे बैंकिंग का एग्जाम नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स आएंगे। ऐसा करंट अफेयर्स जैसा कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ हो उससे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2-3 साल पहले कुछ हो उससे कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो घटना है ये 2-3 साल पहले हुई है, तब क्वेश्चन ना आकर के 2024 में क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स को नहीं देखना होता, क्योंकि आप जितना भी कर लो आप उसे कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि रिसेंट से ही कुछ बन के आएगा। एनीवेज, तो यहाँ पे वो जो आंसर है, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्योंकि आप सबको पता है बार काउंसिल जो है बेसिकली लॉ के फील्ड में जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग और जो भी सपोर्ट होता है स्टूडेंट्स को, या स्टूडेंट्स के शिक्षा को जो रेगुलेशन का जो काम होता है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखता है। अब यहाँ पे इन्होंने इसलिए अपोज किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि भैया हम कानून बनाते हैं, हम लॉ मेकर्स हैं, और हमको आप एक ऐसी संस्था के अंदर आप डालोगे जिनको खुद लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, और वो संस्था दूसरी कोई संस्था लॉ के काम को कैसे देख रेख कर सकती है। तो कुछ इस पे इशू हुआ था, बाकी आप गूगल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। बट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो गाइस, आई होप कि इस वीडियो ने आप लोगों की बहुत मदद की होगी। इसके अलावा एग्जाम से पहले अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो फ्री तरीका है कि आप हमारा कोई भी चैनल टेलीग्राम या व्हाट्सएप का ज्वाइन कर लें, वहां पे दिन में 2 बार आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। और बेहतर तरीके से अगर आप लगाना चाहते हैं तो 1 महीने का जो वैलिडिटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है वो फिलहाल इस समय अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। डेमो आपके लिए फ्री है, यहाँ पे 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको फ्री मिलते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ व्हाट्सएप जरूर से करें, तो आपको सारा जो ट्यूटोरियल है कैसे एक्सेस करना है, क्या क्या फ्री डेमो है वो मिल जाएगा। प्लस पेपर 1 का जो हमारा कोर्स है, इस बार के जो क्वेश्चन पेपर आएंगे उसके बाद वो अपडेट हो जाएगा। और हमारे जून के लिए जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए इस बार क्वेश्चन पेपर में, जो भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए, वो सारे हम कोर्स में भी ऐड कर देंगे। तो कोर्स को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी देख सकते हैं, उसमें भी 20 से जो ज्यादा लेक्चर्स हैं वो फ्री हैं एज अ डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जरूर से व्हाट्सएप करें तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।